हेलो फ्रेंड, यूट्यूब के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना एक नया क्लास स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करें। अभी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया। देखिए, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट आज जारी हुआ, परसों जारी हुआ, 10 दिन पहले जारी हुआ। पुरानी रिपोर्ट है, दिसंबर 2024 में ये रिपोर्ट आया था, है ना। लेकिन होता क्या है कि हम ये बात मैनेज नहीं कर पाते हैं कि एग्जामिनेशन का मटेरियल क्या है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन कवर होने की संभावना होती है। तो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारे वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने देहरादून से जारी किया है। देहरादून से जारी किया है। और आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये 18वां संस्करण है, 18वां रिपोर्ट है, ठीक है। इस रिपोर्ट का नाम इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक जंगल का प्रतिशत, वनों में सर्वाधिक गिरावट, वृक्षारोपण में वृद्धि, है ना, स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक मीन्स जो लकड़ियों का, सूखी लकड़ियों का भंडार होता है, स्टॉक में वृद्धि, कार्बन उत्सर्जन से रिलेटेड, वनों में आग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। सीजीएल के मेंस में तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इस रिपोर्ट में कई सारी बातें कही गई हैं, है ना। और मुख्य रूप से रिपोर्ट में वनावरण, वनों का कवरेज, वृक्षावरण, वृक्षों का आवरण, वृक्षों का कवरेज, मैंग्रोव का आवरण। मैंग्रोव जानते हैं ना, कोस्टल वनस्पति जो होती है उसको मैंग्रोव कहते हैं। हिंदी में उनको गरान वनस्पति कहा जाता है ना। मैंग्रोव का आवरण, देन कार्बन स्टॉक, जंगल में आग, एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, कौन से सब्जेक्ट शामिल नहीं हैं, है ना। गरान वनों के बारे में जो रिपोर्ट है, मैंग्रोव्स के बारे में जो रिपोर्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो वनों का कवरेज है वो 827356.95 स्क्वायर किलोमीटर है। ये डेटा देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इतने स्क्वायर किलोमीटर में वनों का कवरेज है, जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का 25.17% है, 25.17% है। लेकिन किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग जो है वो वनों का कवरेज होना चाहिए। तो उस लिहाज से देखेंगे कि हमारे यहाँ ये प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। जैसे जैसे नगरीकरण हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो जंगलों को बढ़ाना, विकसित करना, है ना, सिल्वी कल्चर का प्रमोशन करना हमारी सरकारों के लिए चैलेंज का विषय है। और बड़े ही दुख की बात होती है कि जंगल जैसे विषय को लोग सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं कि सरकार जंगल नहीं बचाती है। आम आदमी अपने कर्तव्यों के प्रति ऑलमोस्ट, आप देखिएगा, कुछ को छोड़ दें तो अपने उस कर्तव्य के प्रति विमुख ही रहता है ना। नीति निर्देशक तत्वों में भी जो है वो जंगल बचाने, पर्यावरण के संरक्षण का आदर्श दिया गया है ना। प्राणियों पर दया करने की बात कही गई है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का
25.17% जो है वो वनों का कवरेज है। अच्छा, अब इसमें ये कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में भी एक रिपोर्ट आया था, तो 2021 की तुलना में वन क्षेत्र में 156.41 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि वृद्धि दर्ज हुई है, अच्छी बात है, लेकिन 21 से आप 22 देखिए, फिर 23 देखिए, 23 का रिपोर्ट है, इधर 1.5-2 सालों में मात्र इतना ही वृद्धि दर्ज हुआ है। हालांकि ये गलत हम नहीं कहेंगे, और होना चाहिए था, है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार के ही नहीं, आम आदमी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वन क्षेत्र में इतनी वृद्धि को रिकॉर्ड किया गया है 2021 के रिपोर्ट की तुलना में। ठीक है, कॉम्परेटिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि रिपोर्ट में वनों में कमी वाले राज्यों का भी डेटा पब्लिश हुआ है। वृद्धि वालों का तो हम याद कर लेते हैं बहुत आसानी से कि हाँ भाई इसमें ये वृद्धि हुई है, बट कमी वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे त्रिपुरा, तेलंगाना और असम के बारे में कहा गया है कि वहाँ पर वनों के प्रतिशत में कमी रिकॉर्ड की गई है। ये बहुत ही दुख का विषय है। ठीक है, अच्छा, रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हम एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो मध्य प्रदेश में है। देन उसके बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन है। और उसी के साथ साथ रिपोर्ट में प्रतिशत के अनुसार जानकारी दी गई है कि किस राज्य में या यूटी में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो वनों के कवरेज में है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि जब परसेंटेज कवरेज की बात होती है तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कवरेज लक्षद्वीप में रिकॉर्ड किया गया है ना। और ये कहा गया है कि लक्षद्वीप में 91.33% भूभाग जो है वो फॉरेस्ट के कवरेज में आता है। उसके बाद दूसरा स्थान मिजोरम का है, जहां पे कहा गया है कि मिजोरम में फॉरेस्ट का कवरेज 85.34% है। और तीसरे नंबर पर अंडमान एंड निकोबार के बारे में बताया गया है, जहां पर 81.68% वनों का कवरेज है। देखिए, राज्यवार अगर देखा जाए तो मिजोरम बहुत पहले से ही परसेंटेज कवरेज में सबसे ज्यादा है ना। आप पुराने रिपोर्ट्स को भी देखिएगा तो आपको मिजोरम में मिलेगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में ओवरऑल कवरेज पूछ देता है तो हमारे यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब हम वनों की सघनता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, अगर हमें डेटा नहीं मालूम है, उस कंडीशन में अगर हमें डेटा नहीं मालूम है ना, परसेंटेज कवरेज नहीं मालूम है और ओवरऑल पूछ देता है एग्जामिनेशन में, तो हम समझते हैं अंडमान निकोबार एक सघन वन क्षेत्र होगा, फिर हम समझते हैं लक्षद्वीप एक सघन वन क्षेत्र होगा, है ना। तो इन दोनों को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, समझे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि परसेंटेज कवरेज में ओवरऑल फर्स्ट रैंक पर लक्षद्वीप है, जबकि दूसरे रैंक पर मिजोरम है।
और राज्यों में मिजोरम पहले नंबर पर है। ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट में वनों में आग, जंगल की आग हमारे भारत जैसे राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी गर्मी के दिनों में जंगलों में ज़्यादा आग लगती है। क्यों? तो लोग बोलते हैं कि गर्म बढ़ हो जाता है, गर्मी बढ़ जाता है ना। तो उसका कुछ साइंटिफिक कारण भी है। बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, अनॉक्सी श्वसन करते हैं, है ना। और बदले में वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो गर्मी के दिनों में बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। तो जब वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं तो वनों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन का काम तो आप जानते ही हैं, दहन करने में सहायक होता है। तो इसी कारण से गर्मियों के दिनों में ज़्यादा जंगलों में आग लगा करती है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि वनों के आग में उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, वनों में आग लगने में उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ टॉप 3 रैंक पर है। टॉप 3 रैंक पर है। ठीक है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट में ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपको थोड़ा डिटेल में ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन बोलने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अगर वीडियो देखते हैं तो थोड़ा कुछ राइटिंग करना सीखिए। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो फिजिकल क्लासरूम में टीचर जो बोलते हैं वो सुनते हैं तो लिखते भी हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में जब वो देख रहे हैं वीडियो तो कुछ राइटिंग भी करते हैं। राइटिंग का हैबिट आपके जीएस को एकदम से एक्सेलरेट कर देता है, मार्क्स को एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है। तो मैं एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करता हूँ, ध्यान में रखिएगा कि ये 18वें नंबर का रिपोर्ट है। दूसरा, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने देहरादून से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तीसरा, ये रिपोर्ट 1987 से पब्लिश हो रहा है। ये रिपोर्ट 1987 से पब्लिश हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वाधिक वृद्धि, वनों में सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट किया गया है। ये जो रिपोर्ट है वो कहता है कि वनों में सर्वाधिक जो कवरेज है, वृद्धि, वो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 684 स्क्वायर किलोमीटर है। हालांकि एक इतने बड़े राज्य के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वृद्धि हुई है, ये अच्छी बात है। और अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो हसदेव जंगल है छत्तीसगढ़ में, है ना, जिसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़, तो हसदेव जंगल को लेकर के काफ़ी विवाद हुए थे, है ना। जंगल की कटाई के संबंध में लेकर के विवाद हुए थे। तो सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, यूपी है, जहाँ पर 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरे नंबर पर उड़ीसा है, यहाँ पर भी 559 है। समथिंग पॉइंट में कुछ डिफरेंस होगा, है ना, कुछ पॉइंट में ही अंतर होगा, बट लगभग एक्यूरेसी में दिखा रहा है। उसके बाद राजस्थान में 394 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। अच्छा, जब वनों के प्रतिशत कवरेज की बात की जाती है तो
ये कहा गया है कि भारत का जो टोटल जोग्राफी है, जो दुनिया का 7वां बड़ा देश है, यहाँ पर 33% वन होने चाहिए, है ना। बट ये दुर्भाग्य की बात है कि अब तक ऐसा हो नहीं पाया, है ना, क्योंकि अक्सर लोग इसको सरकार की जिम्मेदारी ही समझ लेते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी। लेकिन एक बहुत खुशी की बात है, संतोष की बात है कि लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, है ना, ये जो राज्य और यूटी हैं, यहाँ पर 75% से ज़्यादा जमीन पर वनों का कवरेज है। 75% से ज़्यादा जमीन पर वनों का कवरेज है। और ऐसे जो 33% वाला जो फॉर्मूला है, उसके अनुसार भारत के कुल 8 राज्य और यूटी, राज्य भी शामिल है, यूटी भी शामिल है, जो 33% के कवरेज एरिया से 33% के कवरेज एरिया से कहीं ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट में जो गरान वनस्पति है, गरान मतलब मैंग्रोव, देखिए आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है ना। उसके अलावा ये जो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी जो है डेल्टा फॉर्मेशन करती है। उसके अलावा जो ये कोस्टल एरिया है, गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में गरान वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और अभी कुछ दिन पहले के रिपोर्ट में ही दक्षिण भारत, सुंदरबन को छोड़कर दक्षिण भारत का जो मैंग्रोव है उस पर रिपोर्ट आया था, जिसमें काफ़ी चिंता व्यक्त की गई थी कि इन राज्यों में, यहाँ के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति बहुत तेजी से घट रही है। ठीक है। तो मैंग्रोव के बारे में रिपोर्ट आया है कि भारत में 49968 स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव फॉरेस्ट का कवरेज है, जो कि टोटल वन आवरण का केवल 0.15% है, केवल 0.15% है। अभी आप देखो कि हमारे जो 9 राज्य हैं, भारत के जो 9 राज्य हैं वो मेरीटाइम स्टेट हैं, समुद्र से बाउंड्री बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। और यूटीज़ में आप देख लीजिए, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, देन दादर नागर हवेली, दामन दीव है ना। तो ऑलमोस्ट ये जो यूटीज़ हैं वो समुंदर से बाउंड्री बना रहे हैं, मेरी टाइम यूटीज़ हैं। तो इतना होने के बावजूद भी हमारे देश में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसकी कमी है। ये एक चिंता का विषय हमारे लिए है, हमारे देश के लोगों के लिए, सरकार के लिए। ठीक है। अच्छा, अभी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है 33% वाला, उससे ज़्यादा जंगल है ना। तो उसमें जो राज्य आते हैं मिज़ोरम, लक्षद्वीप यूटी, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जंगल का कवरेज है। अब क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य हैं और हिल ट्रैक्स एरिया है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जंगल का कवरेज ज़्यादा रहना स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग मैंग्रोव की बात कर रहे थे, तो मैंग्रोव की स्थिति हमारे देश में चिंताजनक बनी हुई, क्योंकि इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 आया था, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 आया था, उसकी तुलना में मैंग्रोव में ऑलमोस्ट 7.25
स्क्वायर किलोमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि हमारे देश में मैंग्रोव वनस्पति संकटग्रस्त कंडीशन में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि आप किस तरह से डेटा को पढ़ते हैं, राइटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के संबंध में भी बताया गया है। ये जो पश्चिमी, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है, वास्तव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी घाट है क्या, तो जिन तरीकों से पर्वत बनते हैं ना, उन तरीकों से पश्चिमी घाट नहीं बना है। पश्चिमी घाट वास्तव में एक रिफ्ट अपलैंड है, जिसको हिंदी में कहते हैं भ्रंश कगार। जब यहाँ पे रिफ्ट वैली बनी, जमीन नीचे धंसा करोड़ों वर्ष पहले, तो ये भूभाग ऊपर की ओर उठा, तो ये रिफ्ट अपलैंड है ना। और वेस्टर्न घाट का इकोसिस्टम बड़ा ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है ना। इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट में के स्थान रखे गए यहाँ के, पर्यावरण तप्त स्थल। तो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट क्या होता है, तो कुछ ऐसे फ्लोरा और फोना, कुछ ऐसे जीव और वनस्पति जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, केवल एक स्थान पर उनका विकास हुआ और वहीं रह गए, और अब उनका ऑलमोस्ट 70 से 80% भाग लुप्त हो चुका, अत्यंत ही संकटग्रस्त है, तो उनको इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है। हमारे देश में चिलिका झील और अन्य भी कुछ स्थान हैं जो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट में आते हैं। तो नॉर्मन मेयर नाम के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट वर्ड का प्रयोग किया था। तो पश्चिमी घाट के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो हमारा जो पश्चिमी घाट है वो 6028.61 स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत है, और इसका 73% भाग, 73% भाग जो है वो वनाच्छादित है, जंगलों से कवर है। तो अब यहाँ पर कोई एक राज्य तो आएगा नहीं, क्योंकि वेस्टर्न घाट में कई सारे, वेस्टर्न घाट की जो श्रृंखला है 1600 किलोमीटर की, मनुष्य की रीढ़ की हड्डी की तरह जो श्रृंखला है वो कई राज्यों में है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, है ना। तो 73% भाग में यहाँ पर कवरेज है। और रिपोर्ट में पूर्वोत्तर भारत के संबंध में कहा गया है कि ये जो पूर्वोत्तर भारत का 67% जोग्राफी जो है वो वनाच्छादित है, जंगलों से कवरेज है। ठीक है, रिपोर्ट में एक बहुत ही उपयोगी घास के संबंध में बताया गया है ना। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा जो घास है वो बैम्बू है, बांस है ना। और घासों के अध्ययन को एग्रेस्टोलॉजी कहा जाता है। तो बैम्बू के संबंध में ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बांस है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, और इसके जो डायरेक्टर अभी तो अनूप कुमार जी हैं, और देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो रिपोर्ट है वो आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है।
वनों की स्थिति केवल एक सरकारी डेटा समझ लीजिएगा तो हमारे लिए गलती हो जाएगी, आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। और ऐसे भी एग्जामिनेशन में आप देखते होंगे, अब सीजीएल या बैंक के एग्जामिनेशन में, सीजीएल के मेंस के एग्जामिनेशन में तो ऑप्शन डिवाइड करके देता है, ए सही है, बी सही है, सभी सही है, सभी गलत हैं। तो अगर आप एग्रीगेट एक टॉपिक का छोटा नोट्स नहीं बनाए तो आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अब कुछ स्टैटिक टॉपिक हम लोग देखते हैं, जैसे वनों से ही संबंधित, पर्यावरण से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। वो क्या है? तो 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस, ठीक है। उसी तरह से 21 मार्च इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, 21 मार्च इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, ठीक है। 5 जून तो आप जानते होंगे विश्व पर्यावरण दिवस। जब भी ये डे आता हो ना तो आप ये देखिएगा कि उसका थीम क्या है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तो उसका होस्ट कंट्री कौन है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसी तरह से 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, जिसको रामसर दिवस कहते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको रामसर साइट के बारे में मालूम होगा, ठीक है। 27 फरवरी को इंटरनेशनल पोलर बियर दिवस मनाया जाता है। सफेद भालू जो होता है ना, इंटरनेशनल पोलर बियर दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर होता है। 22 अप्रैल बड़ा ही कॉमन सा दिवस है, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे होता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे होता है। 1 से 7 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव होता है ना। स्वतंत्रता सेनानी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, इन्होंने भारत में वन महोत्सव की शुरुआत की थी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ठीक है। 3 जुलाई को वर्ल्ड सी बर्ड डे होता है, ये समुद्री पक्षी होते हैं ना, उनका दिवस। 26 जुलाई को इंटरनेशनल मैंग्रोव डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल मैंग्रोव डे मनाया जाता है। 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। 21 सितंबर को जीरो इमिशन दिवस होता है, शून्य उत्सर्जन दिवस होता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस होता है, वर्ल्ड सॉइल डे होता है, ठीक है। आपको इनसे रिलेटेड थीम वगैरह जब दिवस आता है तो थीम और इनसे रिलेटेड जो इंडेक्सेस आते हैं उसमें इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया को कितना पॉइंट मिला है ना, ये सब छोटा छोटा नोट्स बनाना शुरू करिए। आप कहते हैं कि एसएससी के सीजीएल में या सीएचएसएल में जीएस में 20-22 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे देश में वनों से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, जैसे निशा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेकेंडरी एग्रीकल्चर, ये झारखंड राज्य की राजधानी रांची में है। दूसरा है फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर, ये भी झारखंड राज्य की राजधानी रांची में है। तीसरा है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, है ना, ये असम का एक बड़ा ही खूबसूरत सा शहर है, वो जोरहाट में है। जोरहाट को विश्व की चाय राजधानी भी कहा जाता है ना। उसी तरह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। कजरी, सेंट्रल एरिड, एरिड में सूखा होता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ब्लू सिटी, नीले शहर में है, अर्थात जोधपुर में है। ठीक है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, ये हिमाचल की राजधानी शिमला में है। ठीक है। उसी तरह से वन अनुवांशिकी अर्थात फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड फॉरेस्ट रिप्रोडक्शन, वन अनुवांशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बटूर का एक शहर है, तो माफ करिएगा, ये तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर, वहाँ पर है। इस कोयम्बटूर को, चेन्नई को और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए। ठीक है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। प्लाईवुड, जिसको दफ्ती कहा जाता है, हम लोग सारे लोग प्लाईवुड ही बोलते हैं। आजकल देखिए कितने अपार्टमेंट्स बनते हैं, क्या क्या घर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, तो प्लाईवुड का ही दरवाज़ा, रैक और सब बनाया जाता है। तो उस पर रिसर्च करने के लिए है ना, वो एक संस्थान है, वो बेंगलोर में। ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, न केवल भारत का बल्कि दुनिया भर का बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्थान है, जो कि देहरादून में है। इनसे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स का न्यूज आता है तो समझिए कि प्रोबेबिलिटी है 80% 90% की आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अब टॉपिक को खत्म करने से पहले एक छोटा सा चीज़ और डिस्कस कर लें, एसडीजी के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है वो एनवाईसी में है, न्यूयॉर्क सिटी में है। इसने 2015 से 2030 तक के लिए दुनिया भर के देशों को 17 लक्ष्य दिए, है ना, कि आपको इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से वो सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य होंगे, पर्यावरण से संबंधित लक्ष्य होंगे जिन्हें प्राप्त करना है। हाँ, इसके पहले एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब क्योंकि वो खत्म हो चुका तो एसडीजी आ गया है। आप ये ध्यान में रखिएगा, एसडीजी के सभी गोल आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी गोल आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है। और भारत का परफॉर्मेंस क्या है उस गोल के ऊपर, ये तो बहुत बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो आप देखिएगा कि एग्जामिनेशन में तुरंत क्वेश्चन आने लगेगा। तो अभी ये एसडीजी है, एसडीजी में जो पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं, थोड़ा सा हम लोग उसको केवल देख लेते हैं। तो एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 6 है, एसडीजी का गोल नंबर 6 है, वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को बतलाता है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अरे भाई पर्यावरण रहेगा, जंगल रहेगा, नदियाँ स्वच्छ रहेंगी तब ना आपको पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, आपको डेली यूज के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, है ना। तो ये गोल नंबर 6 है। उसी तरह से गोल नंबर 13, ये गोल नंबर 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन है। तो ये भी सीधे तौर पर आपके जंगलों से ही जुड़ा हुआ है। उसी तरह से गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर जो जीवन है ना, वो लाइफ बिलो वाटर है। उसी तरह से गोल नंबर 15 जो है वो भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, लाइफ ऑन लैंड,
जमीन के ऊपर जीवन। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे डेटा मैनेज करना है। खुद से शॉर्ट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा और बहुत मुश्किल नहीं है। वीक में आप एक वीक में आप केवल 2 घंटे का ही समय दीजिए ना, आराम से छोटा छोटा नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से रहिए। हैव ए गुड डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।